नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यचर्या गतिविधियाँ। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और ये आपका 4th यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले के 3 यूनिट के वीडियो हम अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। साथ में उनका अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या हमसे बात करनी है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी अपडेट के लिए, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर जुड़िए और लाभ उठाइए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट हम देते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो जैसा कि हमने आपको बताया कि पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यचर्या गतिविधियाँ, तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा केवल किताबी ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तक सीमित नहीं है, यह एक व्यवहारिक विषय है। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, जिसे सीखने के लिए छात्रों को सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। मतलब अगर आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन सीखना है, पढ़ना है, ठीक है, तो आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत एक्टिवली होना चाहिए, मतलब बहुत सक्रिय रूप से आपको भागीदारी दिखानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम बात करते हैं। तो देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यचर्या गतिविधियों से तात्पर्य उन शैक्षिक कार्यों से है जो स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं और कक्षा के भीतर या बाहर शिक्षक के मार्गदर्शन में संपन्न किए जाते हैं। मतलब कि जो पर्यावरण शिक्षा में जो पाठ्यचर्या है, जो आपका करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या होता है, वो शैक्षिक जो कार्य है ना, जो हमारे शैक्षिक कार्य हैं उनमें ये क्या होते हैं, शामिल रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का हिस्सा होते हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्लास में भी कराई जा सकती हैं या क्लासरूम के बाहर भी शिक्षक जो हमारे टीचर होते हैं उनके मार्गदर्शन में संपन्न किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसका मीनिंग देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मीनिंग क्या है इसकी। और यहाँ पर इसकी इंग्लिश भी दिया हुआ है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको देख लेंगे। बाकी डिफिनेशन की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या गतिविधियाँ वे सुनियोजित क्रियाएँ हैं जो छात्र के संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, ठीक है, भावनात्मक अफेक्टिव और क्रियात्मक साइकोमोटर पक्ष का विकास कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाती हैं। करिकुलम एक्टिविटीज़ आर प्लान एक्शन दैट डेवलप द कॉग्निटिव affective and psychomotor domains of students, making them aware of environmental protection। मतलब पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या करती हैं, जागरूक बनाती हैं। इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको दिया था किसने, दिया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में, ठीक है, 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने इसको विकसित किया था ये। और इसका नाम क्या रखा गया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। यह एक शैक्षिक वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग शिक्षण उद्देश्यों को विभिन्न स्तरों में बांटने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्तर ये है आपका, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये, इस तरह से टोटल कितने स्तर यहाँ पे दिखाए गए हैं, 6 स्तर, मतलब 6 स्टेज दिखाए गए हैं, ठीक है। ये सीखने के क्रम है ना। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यह विद्यार्थी
विद्यार्थियों को यह मतलब सीखने की प्रक्रिया में सरल ज्ञान से लेकर उच्च स्तरीय चिंतन तक कैसे पहुंचते हैं यह बताती है। मतलब ये जो आपकी टैक्सोनॉमी है, जो ये चित्र है, वो ये बताता है कि विद्यार्थी सरल चीज़ों से सीखते हुए, मतलब या सरल जो है सिंपल चीज़ें सीखते हुए एकदम टॉप लेवल तक कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में ही ये एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। मतलब इस चित्र में आपको क्या करना है, नीचे से यहाँ से लेके इस साइड में जाना है ऊपर की तरफ, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या है, आपका नॉलेज, ठीक है। मतलब फर्स्ट की बात करें तो ये है आपका नॉलेज, ठीक, नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह सीखने का सबसे पहला स्तर होता है। मतलब इस स्तर में विद्यार्थी जो होता है वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, मतलब अपने ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा स्तर, जिसको हम कंप्रिहेंशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चीज़ें सीखी गई हैं उसको समझते हैं, है ना, मतलब समझ डेवलप करते हैं। तो सीखी हुई बात को समझना, इस स्तर पे क्या होता है कि छात्र जो भी बात यहाँ पे सीखे हैं पहले स्तर पर उसको समझते हैं, ठीक। इसके बाद ज्ञान, सबसे पहले क्या मिला हमको, ज्ञान मिला, और उसके बाद फिर हम उस ज्ञान को समझते हैं, ठीक। अब जो ज्ञान हमको मिला है उसको थर्ड स्टेज में हम अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेज हमारा क्या है, थर्ड स्टेज है एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग। इस स्तर में विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करता है। इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट जो लेवल है वो है एनालिसिस, और इसमें क्या करता है विद्यार्थी, विश्लेषण करना सीखता है, ठीक है। मतलब ये, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये गहरी सोच का स्तर है। इस स्तर पर विद्यार्थी विषयों को अलग अलग भागों में विभाजित करके समझता है। जैसे कि कई विषय हैं तो उनको वो क्या करता है, डिवाइड करता है, उनको पार्टीशन करता है, और पार्टीशन करने के बाद फिर उनको समझता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, जिसको हम संश्लेषण कहते हैं। और यह जो है यह रचनात्मक स्तर होता है। इस स्तर में नई चीज़ बनाना या विभिन्न विचारों को जोड़ना, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारी नई चीज़ों को बनाया जाता है, या बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो प्रोजेक्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को का समावेश करते हैं। तो इस तरह से सिंथेसिस, मतलब जब संश्लेषण होता है तो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है विद्यार्थी, वो इकट्ठा करता है, एक जगह करता है। इसके बाद फिर आता है लास्ट में सबसे जो टॉप लेवल है आपका, इस टॉप लेवल में आपको दिख रहा है कि इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन, ये जो लेवल है इसको हम सबसे उच्च स्तर की सोच, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विद्यार्थी में क्या होता है, सबसे उच्च स्तर की सोच डेवलप हो जाती है। इस स्तर पर निर्णय लेने या किसी चीज़ का मूल्य तय करने तक की जो है मतलब विद्यार्थी के अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये मतलब जो सीखने के क्रम हैं, स्तर हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करती है, और यह बताती है कि विद्यार्थी प्राथमिक स्तर से लेके, मतलब प्राइमरी स्तर से लेके टॉप लेवल तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, किन किन स्टेज को फॉलो करते हुए। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब यहाँ पे अगर हम एक शिक्षक के बारे में बात करें तो ये जो, अगर मान लीजिए कोई शिक्षक है तो वो इस मॉडल का उपयोग क्यों करता है, तो इस मॉडल का उपयोग करता है एक शिक्षक अगर करता है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए, ठीक है, मतलब अगर उसको प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रश्न बनाने में, पाठ योजना तैयार करने में, ठीक है, पाठ योजना तैयार करने में, या अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण में, और छात्रों की सोच का मूल्यांकन करने में ये इसका उपयोग करता है। ये जो आपका मॉडल है, ठीक है, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन, मतलब ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का मॉडल है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो है देखते हैं गतिविधियों की आवश्यकता, ठीक है। तो गतिविधियों की आवश्यकता में, ठीक है, नीड, या आप कह सकते हैं नीड ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा में इन गतिविधियों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। किन कारणों से होती है, तो फर्स्ट नंबर है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक बनाना, मतलब ब्रिजिंग द गैप। एक तरह से कहिए कि जो आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बीच का, मतलब एक पुल का काम करता है, ठीक है। तो यह केवल पढ़ना
कि प्रदूषण हानिकारक है, पर्याप्त नहीं है, इससे गतिविधियों के माध्यम से महसूस करना जरूरी है। जैसे जब हम किताब में पढ़ते हैं कि प्रदूषण क्या है और ये हमारे लिए कितना हानिकारक है, तो हमने सिर्फ उस चीज़ को पढ़ा है, उसको महसूस नहीं किया। और अगर हमको महसूस करना है तो हमें क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट लेना होगा, या मतलब हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करें जिसमें हम रियल मतलब पॉल्यूशन जैसी चीज़ें, इन्वायरमेंट एक तैयार करें और हम उसको फील कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि हाँ ये इंसान या किसी भी जीव जंतु के लिए कितना हानिकारक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अनुभवजन्य अधिगम, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। छात्र जब स्वयं कुछ करते हैं तो वे बेहतर और स्थायी रूप से सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग लीड्स टू परमानेंट नॉलेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे समस्या समाधान कौशल, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसमें क्या होता है कि छात्रों को वास्तविक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। ठीक है, जब हम करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, कोई गतिविधियां करते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि समस्या समाधान कौशल भी डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि यहाँ पे इसकी नीड क्या है, इसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, पाठ्यचर्या गतिविधियों के उद्देश्य क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, या जो भी गतिविधियाँ, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। तो देखिए, हम करते हैं कि पहला नंबर ये कि छात्रों में पर्यावरण की आधारभूत समझ विकसित करने के लिए, कि छात्र में इन्वायरमेंटल के प्रति एक मतलब उनके अंदर एक समझ डेवलप हो, संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी जगाने के लिए, प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दया और प्रेम पैदा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है करिकुलम एक्टिविटीज़ की। सतत विकास, जो हमारे संसाधन हैं हमारे पास, उन संसाधनों का सही उपयोग के महत्व को समझने के लिए, और सक्रिय नागरिकता या सक्रिय भागीदारी कह लीजिए, कि छात्रों को समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पाठ्यचर्या गतिविधियाँ जरूरी होती हैं। और यही हमारा उद्देश्य है पाठ्यचर्या गतिविधियों का, जो कि करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रमुख जो पाठ्यचर्या गतिविधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है वो है आपका कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग आती है। ठीक है, अब क्लासरूम टीचिंग में हम क्या करते हैं, ये जो क्लासरूम टीचिंग है यह जो है आधारभूत गतिविधि है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। इसमें शिक्षक व्याख्यान करते हैं, चार्ट और वीडियो के माध्यम से सिद्धांतों को क्या करते हैं, समझाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इकोसिस्टम या खाद्य श्रृंखला को बोर्ड पर समझाते हैं तो कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड उनके पास है, ब्लैक बोर्ड है ना, या वाइट बोर्ड है, कुछ भी है, तो उनको क्या करेंगे कि इस तरह से वो अपना एक बोर्ड है और इस बोर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ समझाना है उसको यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देंगे, फिगर बना देंगे, और फिगर बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, उस पर लेक्चर देंगे, व्याख्यान देंगे और विद्यार्थियों को समझाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक फिगर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया फूड चेन के बारे में। ठीक है, अब फूड चेन ले लिया और फूड चेन को हमको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा एक फिगर फूड चेन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मतलब डायग्राम यहाँ पे हमने दिया हुआ है और इसमें हमने इन सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है। ये एक फूड चेन है। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, बोर्ड पे इस तरह से डायग्राम बनाएगा और उसको फिर क्या करेगा, विद्यार्थियों के सामने एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्लासरूम टीचिंग है उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, ताकि फूड चेन अगर कभी आपको लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यह जो चित्र है ये फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। ठीक है, ये चित्र खाद्य श्रृंखला को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। खाद्य श्रृंखला बताती है कि ऊर्जा और भोजन एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट नंबर जो है, पहला नंबर वो किसका है, वो है फ्लावर का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादक। ठीक है, तो कोई भी मतलब फूल या पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो भी अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं।
ठीक है। यह खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है। जब भी हम खाद्य श्रृंखला बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे किसको रखेंगे हम, मतलब जो प्रोड्यूसर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने फूल बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्लावर जो है ये क्या है आपका प्राइमरी या कह दीजिए कि प्रोड्यूसर है, ठीक। अब इसके बाद आता है 2 नंबर, और 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, कैटर पिलर दिख रहा है। तो कैटर पिलर जो है ये सेकंड नंबर पे आता है, और ये यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या लिखा है, कंज्यूमर, ठीक है, मतलब उपभोक्ता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है। कह सकते क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर ही है, ठीक है। जो कैटरपिलर है ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। अब जरा इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट नंबर पे कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस वगैरह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करते हैं तो इनकी पत्तियों को खाता है कौन, कैटरपिलर, ठीक है। तो कैटरपिलर जब खाता है तो ये क्या किया कि ये मतलब उपभोक्ता हुआ और ये प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। तो उपभोक्ता ने क्या किया, इनकी पत्तियों को खाया। अब तीसरे नंबर पे आ गया आपका कौन, मेढक, ठीक है। मेढक क्या करता है, ये कैटरपिलर को खाता है, तो इसको हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। फ्रॉग जो है ये क्या है, ये द्वितीयक मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक। इस तरह से जब मेढक कैटरपिलर को खाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस मेढक को इस सांप ने खाया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर, मतलब तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। सांप खाया, अब सांप को कौन खा रहा है, उल्लू खा रहा है, तो उल्लू जो हो गया ये क्या हो गया, ये टॉप कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका टॉप कंज्यूमर, मतलब शीर्ष लेवल पर एकदम, ठीक। तो जो यहाँ पे आउल है ये क्या है आपका शीर्ष उपभोक्ता है, उल्लू सांप को खाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। तो इस तरह से हर जीव किसी न किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए क्या है, निर्भर है, और यही संबंध क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है, ठीक है। तो अगर फूड चेन लिखना हो गया तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि कौन किस पे डिपेंड है, और अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हर जीव किसी न किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है, और यही संबंध क्या कहलाता है आपका, फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला कहलाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरा हमारा एक्स्ट्रा मतलब वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें आता है प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है कि इसमें छात्र जो होते हैं वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे या सर्च करेंगे, तो जगह जगह से चीज़ों को खोजेंगे, और खोजने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो होता है ये व्यक्तिगत या समूह में दिए जाते हैं, हमेशा आपको पता है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट में कई लोग शामिल होते हैं, एक ग्रुप होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए आपको अपने मोहल्ले में कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसका एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पता करेंगे ना कि कचरा प्रबंधन को कैसे हमारे मतलब मोहल्ले से जो कचरा निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं कि दिस फॉस्टर्स एन इंक्विजिटिव नेचर, मतलब इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट इन स्टूडेंट। प्रोजेक्ट कैन बी असाइंड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं अ रिपोर्ट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन योर नेबरहुड, ठीक है। नेक्स्ट सी है आपका प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, ठीक। अब प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो विज्ञान प्रयोगशाला या स्कूल के गार्डन में क्या करना, प्रैक्टिकल करना, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं या फिर जल प्रदूषण का परीक्षण कर रहे हैं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम विज्ञान प्रयोग साइंस लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, या फिर स्कूल के गार्डन में भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि तीसरा जो करिकुलम है, मतलब को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, वो हमने क्या देखा, प्रयोगात्मक गतिविधियों के बारे में देखा। और नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरण सर्वेक्षण, ठीक है। तो नेक्स्ट जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो क्या है आपका, पर्यावरण सर्वेक्षण मतलब इन्वायरमेंटल सर्वे। तो छात्रों को वास्तविक डेटा एकत्र करने के लिए प्रेरित करना, जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो वास्तविक डेटा है उसको एकत्रित करने के लिए क्या करना, छात्रों को प्रेरित करना। जैसे
स्कूल में बिजली की खपत या पानी की बर्बादी का क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। तो इस तरह से आप जो है इस करिकुलम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ई नंबर क्या है आपका, फील्ड विजिट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कि मतलब फील्ड में जाके हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो प्रकृति के करीब जाकर सीखना सबसे प्रभावी होता है। जैसे किसी नेशनल पार्क में आप गए या जल उपचार संयंत्र मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करना, तो ये भी आपका क्या है, एक को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। समूह चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन भी क्या है आपका, को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना, उदाहरण के तौर पे शहरीकरण बनाम पर्यावरण विषय पर वाद विवाद मतलब डिस्कशन करना। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये किस में आते हैं, आपके को करिकुलम एक्टिविटीज़। अब क्रियान्वयन एवं शिक्षक की भूमिका, तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन में विद्यालय स्तर पर क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, साप्ताहिक समय सारणी में विशेष स्थान देना, इको क्लब बना सकते हैं, पर्यावरण क्लबों का गठन कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका की बात करें अगर हम, तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर किस तरह की होती है, एक फैसिलिटेटर मतलब सुविधा प्रदाता की रूप में होती है, ठीक है, जो कि छात्रों को मार्ग दिखाता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उनके कार्यों का सतत मूल्यांकन भी करता है। द टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर हु गाइड्स स्टूडेंट्स, इंश्योर्स देयर सेफ्टी एंड परफॉर्म्स कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ देयर वर्क। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक की भूमिका क्या है, या यहाँ पे मतलब क्रियान्वयन क्या कैसे होता है, इसके बारे में हमने देखा। अब इसमें इसकी क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है लाभ और ये है आपकी सीमाएं। तो लाभ की बात करें तो विषय रुचिकर और प्रभावी बनता है। जब हम किसी मतलब सब्जेक्ट के लिए करिकुलम करते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उस विषय में रुचि ज़्यादा होती है, छात्रों की बढ़ जाती है ना, और सीखना क्या होता है और भी प्रभावी हो जाता है। सीमाएं बात करें तो समय इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर हमारे पास उतना समय नहीं है तो फिर हम इस तरह से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी जब हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे अगर कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है या फिर आप कहेंगे स्थायी होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए संसाधन चाहिए, और वो संसाधन अगर नहीं मिल पाते हैं तो हमारा जो अधिगम है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से संसाधन को अगर अभाव होता है तो ये इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। अगर हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने क्लासरूम टीचिंग के साथ में या क्लासरूम लर्निंग के साथ में, तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर मतलब विद्यार्थियों के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि विशाल पाठ्यक्रम का दबाव बनता है, ठीक है। जब आप करते हैं मतलब इस तरह का काम करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब करिकुलम हो जाता है और उसका एक दबाव, एक प्रेशर जो है पड़ने लगता है छात्र के ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी लिमिटेशन क्या है और एडवांटेज क्या है, दोनों के बारे में बात करी। अब हम आगे बात करेंगे कि अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हमने उसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो निष्कर्षतः पर्यावरणीय शिक्षा बिना गतिविधियों के अधूरी है। अगर हमको इन्वायरमेंटल एजुकेशन लेनी है तो उसमें एक्टिविटीज़ को शामिल करना जरूरी है। यह गतिविधियाँ छात्रों को केवल सूचना नहीं देती बल्कि उन्हें संरक्षक भी बनाती हैं। प्रत्येक विद्यालय को इन गतिविधियों के प्रमुखता देनी चाहिए, मतलब हर विद्यालय को में क्या करना चाहिए, को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंटल के ऊपर जरूर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा पाए। इन कंक्लूजन, environmental education is incomplete without activities. These activities do not merely provide students with information but rather transform them into protectors. Every school should give priority to these activities so that coming generation can live in harmony with nature. मतलब कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा के काम कर पाएँ। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।